गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का अपना चैप्टर जो रहेगा चैप्टर है मैट्रिक्स। मान के चलो मैट्रिक्स से आपके पास पूरे पूरे चांस हैं, ठीक है, क्योंकि जो आपका जो इस बार ग्राम सचिव का जो एग्जाम आने वाला है वो कब किस लेवल पे बच्चों पता होगा सभी को? ग्रेजुएशन लेवल पे। और जो ग्रेजुएशन लेवल पे एग्जाम होता है इसमें चाहे आप बीएससी करते हैं चाहे आप क्या बोलते हैं अपने बीटेक करते हैं, ठीक है, उसमें आपके पास ये चैप्टर आते हैं, ठीक है। तो ग्रेजुएशन का चैप्टर जरूर आएगा आपके पास, हो ही नहीं सकता ये चैप्टर ना, बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो देखो मैट्रिक्स होती क्या है सबसे पहले देखो। जैसे बच्चों हम एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, इसके अंदर आपने ना कुछ एलिमेंट्स लिख दिए, इनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको एलिमेंट्स क्या बोलते हैं? ठीक है। कोई भी लिख लो, आपकी मर्जी है, प्लस में लिखो माइनस में लिखो वो भी आपकी मर्जी है, यहाँ पे 2 जाओ यहाँ 3 लिखो लाइन है तब भी आपकी मर्जी है। अब इसके अंदर होती क्या चीज है? 2 चीज होती है, ये देखना क्या होता है। एक तो होता है बच्चों रो और एक होता है, ठीक है। जो रो होती है ना वो किस तरीके से होती है? इस तरीके से हॉरिजॉन्टल। और जो कॉलम होता है वो कैसे होता है? अगर मैं आपसे पूछूं इसके अंदर रोज कितनी है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? देखो इसको हम बोलेंगे रो 1, क्या बोलेंगे? रो 1। इसको हम बोलेंगे रो 2 और इसको हम बोलेंगे रो 3। आपसे बोलूंगा रो 1 के एलिमेंट्स बताओगे तो आपका नाम आंसर आएगा 1 2 3। आपसे पूछो रो 3 के एलिमेंट्स तो आपका आंसर आएगा 7 8 9। फिर मैं आपसे पूछूं कॉलम, कॉलम क्या होता है? ऊपर से नीचे। तो आपने लिखा है कॉलम 1 4 2 5 8, इसको बोलेंगे कॉलम 2, इसको बोलेंगे कॉलम 3। मैट्रिक्स आपके पास जो ये 3 रो हैं और 3 ही आपके पास क्या है? कॉलम है। इसको मैट्रिक्स को एक होता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है जिससे ये पता चलता है कि मैट्रिक्स में रोज कॉलम कितनी है। आपको एक बात बता देता हूँ, रो को हम डिनोट करेंगे एम से और कॉलम को डिनोट करेंगे एन से। या तो एम और एन से लिखेंगे या फिर आर और सी, किसी से भी लिखा सकता है। बुक कई बार एम और एन लिख देती है। जब कैसे, जब आपको ऑर्डर लिखना होता है तो ऐसे लिखती है एम गुणा में एन। अब एम गुणा एन लिखते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 3 और यहाँ पे लिखा 3, तो इसका मतलब 3 ही रो हैं और 3 ही कॉलम। अब इसके बाद एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिखा बच्चों 3 into 2, तो पहले वाला हमेशा क्या होता है? रो होता है, उसके बाद वाला क्या होता है? कॉलम। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स में रो कितनी होंगी? 3 और कॉलम कितने होंगे? 2। तो 3/2 की अगर आपको मैट्रिक्स होनी जाए तो देखो आपने लिखा 2 माइनस का 2 3 5 7 9, मान लो आपने ये लिख दिया। पॉइंट क्लियर हुआ? पहले वाला होता है रो, दूसरे वाला होता है कॉलम। पहले वाला रो, दूसरे वाला कॉलम। समझ में आया? नीरज इसमें रो 1 में एलिमेंट कौन कौन से हैं? 2 और माइनस। रो 2 में कौन से हैं? 3 और 5। रो 3 में बच्चे 7 और 9। अगर आपसे पूछे कॉलम 2 के एलिमेंट्स तो कॉलम 2 के एलिमेंट -2 5 9। क्लियर हो पॉइंट? करिए दोनों जल्दी से जल्दी एग्जांपल नोट, टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट लिखना है। सर जैसे कॉलम 1 के तो 3 होंगे ना, जैसे 2 3 7 कॉलम 1 के। हाँ जी बच्चे, आपको इस वीडियो का लिंक भी प्रॉपर तरीके से सेंड कर देंगे, आपको रिवीजन करनी है ग्रुप में डाल देंगे, सारी वीडियो आप देख सकते हैं। बस एक चीज ध्यान रखनी है, आपको किसी को आगे भेजनी नहीं, आपका खुद का नुकसान नहीं करना है। उस पर आज इसको स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो, 1.25 पे 1.5 पे जब रिवीजन करनी हो आप कहते हो रिवीजन तीसरी बार रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, इसी वीडियो को बढ़ा बढ़ा के देख लेना स्पीड वाला, ठीक है। कर लिया नोट डाउन? जल्दी जल्दी हाथ चलाना भाई, स्पीड आपको पूरी फुल फास्ट रखनी है, कोई भी आपको कमी नहीं छोड़नी है स्पीड में। मिटा दें? उसके बाद बच्चों बात करते हैं, आपको अगर बोलते हैं सिर्फ रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ आपके पास रो आ जाएगी, जैसे 1 2। आपको बोलते कॉलम तो आपके पास ऐसे 4 7, ठीक है। आपके पास एक कॉलम आ जाएगा और एक ही रो आ जाएगा। रो बोलेगा तो सिर्फ रो लेनी है, कॉलम बोलेगा तो कॉलम है। इसके बाद आपके पास देखो, आपसे पूछ सकता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, बिल्कुल आसान चीजें पूछेगा, ये गारंटी है, लेकिन चैप्टर ही आ सकता है। ये जब भी चैप्टर कोई भी आएगा ना, क्वेश्चन हमेशा आसान ही आएंगे।
बिल्कुल बेसिक बेसिक, आप तो हाई लेवल भी करेंगे लेकिन क्वेश्चन आप देख लेना, हर आसान आएंगे, बिल्कुल आसान, लेकिन आपको सारा बेसिक पता होना चाहिए। अब रेक्टेंगल कैसे होती है आप लोगों को पता है, अगर मैं आपको बोलूं ये रेक्टेंगल है तो आपका आंसर क्या होगा, यस, है ना, ये रेक्टेंगल है। मैं आपको बोलूं ये रेक्टेंगल है तो आपका आंसर होगा यस, है ना। तो रेक्टेंगल क्या होती है, जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर ना हो और लाइनें बिल्कुल सीधी हो 90 डिग्री के एंगल पे, वैसी ही होती है। अब ये तो रेक्टेंगल है, अगर आपको बोले स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर क्या होगी, जिसमें मान लीजिए 2 3 4 5, दो ही रो हो दो ही कॉलम, और दो ही रो हो दो ही कॉलम, तीन ही रो तीन ही कॉलम, चार ही रो चार ही कॉलम। इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स में रो बराबर में क्या होंगे, कॉलम, लेकिन जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी उसमें रो और कॉलम बराबर नहीं होंगे। करिए जल्दी से जल्दी नोट डाउन, फास्ट फास्ट चलना है बिल्कुल। कर लिया, अगला डालो इसमें डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल, डायगोनल को हिंदी में कहते हैं बच्चों विकर्ण, डायगोनल को हिंदी में कहते हैं विकर्ण। रेक्टेंगल की तो हिंदी पता होगी ना, आयत बोलते हैं, रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं, आयत, और जो स्क्वायर लिखा था उसको क्या बोलते हैं, वर्ग, ठीक है। डायगोनल विकर्ण, डायगोनल होता है विकर्ण। विकर्ण में क्या होता है बच्चों, विकर्ण आपको पता है क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आयत है, ध्यान से समझना, पता ही होगा इसको, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, समझ में आया? ऐसी मैट्रिक्स, आपको ये यहां से चलना, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर जो डायगोनल के जो एलिमेंट्स वो जीरो ना हो, जीरो ना हो, डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हो, जीरो ना हो, मतलब आपके पास ये आपने 3 ले लिया 5 ले लिया, इसको बोलते हैं इसमें डायगोनल, ये वाला नहीं लेना, आपको कौन सा लेना है, ये आपके पास जीरो नहीं होने चाहिए, बाकी ये दोनों जीरो हो सकते हैं, आपको सिर्फ ये वाला डायगोनल लेना है, उल्टा नहीं लेना, समझ में आया? ये वाले एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए, ये दोनों एलिमेंट जीरो हो सकते हैं, चाहे यहाँ पे 3 7 हो, यहाँ पे 2 2 हो, यहाँ पे आपके कुछ भी हो, लेकिन इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोले, कब, जब यहाँ पे जीरो ना हो। इसके बाद एक और आता है इसी में, स्केलर मैट्रिक्स। क्या आता है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, देखो बच्चों, जैसे आपके पास जो डायगोनल के एलिमेंट्स है वो दोनों क्या हो, बराबर, डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हो, दोनों के दोनों बराबर, चाहे यहाँ पे 3 3 हो, चाहे 5 5 हो, चाहे 7 7। मंगल जल्दी निकाल, कॉपी लिखना शुरू कर दे, अभी इससे पहले कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जो तेरे को ना आता हो, फटाफट लिख। सर अगर ये ऐसे एक फ्रांस हो ये जीरो होता है क्या चीज़ है? कोई दिक्कत नहीं है, क्या चीज़ है? जरा लाइन जीरो जीरो ना सर हमारी, हाँ। जीरो जीरो यहाँ भी फ्रांस तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तो देखो कुछ भी लिख ले, ये जीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है समझ में आया? ये जीरो हो गए ना तो गड़बड़ है। सर इसमें हिंदी का नहीं पता इसका, पेपर में आज एक हिंदी इंग्लिश दोनों आएंगे, एक आधे वर्ड्स हैं, एक दो चैप्टर हैं जो याद रखना। अब एफपी को तो बोले क्या कर लेंगे, एफपी तो एक भी आएगा, सर इसमें दोनों क्लास लो, ये आपके पास बराबर होना चाहिए बस, इसका कोई चक्कर नहीं है। मान ले मैं यहाँ -1 लिख दूं या 2 लिख दूं, चाहे यहाँ पे 5 लिख दूं, चाहे 7 लिख दूं, जो तेरा दिल करे वो लिख दे भाई। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स कहती है कि ये जो आपके पास डायगोनल वाले जो एलिमेंट हैं, दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो डायगोनल ऐसे ऐसे बनेगा ना वो, किसमें? लेफ्ट टू राइट बनेगा, हाँ बस यही बनेगा। अब पता है क्या स्केलर मैट्रिक्स औरों से अलग कैसी होती है, मैं बताता हूँ, देखो ध्यान देना। जैसे मान लो आपने यहाँ पे 3 3 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दिया, 0 0 लिख दिया। अगर आपने यहाँ 5 5 लिख दिया, यहाँ पे 0 लिख दिया, तो स्केलर मैट्रिक्स है। ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स है ना, ये दोनों के दोनों आपके पास सेम होनी चाहिए, कंडीशन ये कहती है। इसके साथ साथ एक और आती है नल मैट्रिक्स। क्या आती है, नल मैट्रिक्स। इसी को जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या होते हैं, जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हों, सर इसमें बराबर को स्केलर बराबर, स्केलर में ये दोनों जीरो, ये दोनों बराबर बराबर होने चाहिए। आप चाहे माइनस वाले ले लो चाहे प्लस वाले ले लो, वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन डायगोनल वाले हमेशा के दोनों बराबर होने चाहिए, चाहे कोई भी दोनों ले लो। लेकिन जीरो मैट्रिक्स में सारे जीरो, समझ में आया? और डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होता है, जीरो नहीं होनी चाहिए, उल्टा है इसका। इसके बाद आपके पास एडिशन आता है, उससे पहले एक और रहेगा यूनिट मैट्रिक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यूनिट मैट्रिक्स।
यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, यहाँ पर हमेशा क्या आएगा, इक्का आएगा, और बाकी जगह क्या आएगा, जीरो। यूनिट मतलब इकाई, इकाई पड़ी होगी, इकाई मतलब इक्का, है ना, ध्यान है। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों जगह एक एक आ जाएगा, बाकी जगह जीरो जीरो आ जाएगा। माइनस में भी आ सकता है सर? किसमें? माइनस में नहीं आएगा, एक एक आएगा हमेशा। इसी को हम एक और नाम देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दोनों ही पेपर में आती हैं, किसी भी नाम से आ सकती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पेपर में आता कैसे, आपको एक मैट्रिक्स दे देगा, नीचे चार ऑप्शन दे देगा, बताइए ये मैट्रिक्स कौन सी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, इस टाइप से कुछ भी दे सकता है, या फिर नीचे दे देगा ए बी सी तीनों। अब जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स आ गई, यहाँ पे आपको दे दिया 2, यहाँ पे आपको दे दिया 0, यहाँ आपको दे दिया 0, और यहाँ पर आपको दे दिया 2। मान लो आपके इस पेपर में आया कि ये मैट्रिक्स कौन सी है, पहला आपके पास आया रेक्टेंगल, दूसरा है आपके पास स्क्वायर, तीसरा आपके पास आया डायगोनल, चौथा आपके पास आया स्केलर, अगला आपके पास आया बी सी डी ऑल। मान लो इस तरीके से आ गया कोई भी, ठीक है। तो आपको पहचानना है, पहली बात तो जिसके डायगोनल ये एलिमेंट जीरो ना हो उसको कौन सी बोलते हैं, जिसके दोनों ना हो उसको क्या बोलते हैं, ये दोनों बराबर हो स्केलर बोलते हैं, ये ऑप्शन आ गया। फिर आपने देखा डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो नहीं होने चाहिए, तो ये डायगोनल भी हो गया। फिर आपने देखा ये क्या है, स्क्वायर भी है, ये भी हो गया। तो आपके पास ऑप्शन लास्ट में कौन सा है, ई, तो आप लगाओगे तीनों। आपसे ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे और भी दे दे, एफ दे दे, यूनिट मैट्रिक्स, कुछ भी दे सकता है अगला तो देने को। अब इसको क्या यूनिट मैट्रिक्स बना सकते हैं, बना सकते। अगर मैं इसमें से दो कॉमन लेता हूं, देखो दोनों में दो दो कॉमन है, दो कॉमन लेता हूं, यहाँ पे एक एक बच जाएगा, और बाहर लेने का उसकी कोई वैल्यू नहीं, समझ में आया। तो अंदर आपके पास अगर 1 0 0 1 बच जाता है तो यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है। अब इसको ही सीखेंगे आगे कि कॉमन कैसे लेते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं। तो इस तरीके से आपको कोई भी एक मैट्रिक्स दे सकता है, आपसे पूछ सकता है कि ये मैट्रिक्स है कौन सी, और एचएसएससी का मेरे को लगता है लेवल ही यहीं तक ही, फिर भी हम बहुत अच्छे से करेंगे आगे। अगला अपने पास आता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, करिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ध्यान से लिखना, गलती नहीं करनी है। 3 7 8 2 1 0। पता है क्या, ये चैप्टर जब तक नहीं किया तो नहीं किया, तब तक तो है मुश्किल। जैसे ही आपने चैप्टर कर लिया, चैप्टर बहुत आसान लगेगा। आगे लिखो A 7 B 2 1 C, A 7 B 2 1 C। इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स आप समझ गए होंगे, शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा फाइंड ए बी सी, तो हर कोई बच्चा बता सकता है, बी है भाई, बी है। ए बी सी की वैल्यू बतानी है तो आपको सामने साफ दिख रहा है। अगर मैं इस मैट्रिक्स को उठा के इसके ऊपर रखूंगा, है ना, रखूंगा, तो ए किसके बराबर आएगा, बी किसके बराबर आएगा, और सी किसके बराबर आएगा। इतने ही काम करना है। अगर मैं इस मैट्रिक्स को उठा के जस्ट इसके ऊपर रख देता हूं तो आपके सामने समझ आ गया, ए किसके ऊपर रखा जाएगा, 3 के, इस तरह बी किसके ऊपर 8 और सी किसके ऊपर 0। इसको बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। पेपर में आपको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बताएगा नहीं, ये है आपके दो मैट्रिक्स दिए आएंगे और आपके सीधा लिखाएगा फाइंड ए बी सी, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। समझ आया नीरज, कर लेगा। एक बार अगर आपने एक एग्जांपल भी सबका कर लिया ना तो आपका चैप्टर खत्म है। उसके बाद तो चाहे मैं यहाँ पे 7 लिखूं, 8 लिखूं, 9 लिखूं, वो गुमराह करने वाली बात है। समझते हो ये बात। तो इस टाइप के अगर आप 5 वैल्यू कर ले उसको कोई फायदा नहीं। आप करने को तो देखो डी लिख दूं मैं आगे अगले एग्जांपल में, अगले में ई लिख दूं तो आंसर ही निकालना है बराबर, देख के कर लोगे इतना तो। उसके वाले को एक क्वेश्चन और आपके सामने, चलो कोई भी ले लेते हैं। 2 9 7 √3 √7 5 9 8 4। ये आपने एक मैट्रिक्स ले ली कोई भी, और मैट्रिक्स ऐसे दिया आते हैं हमेशा, ऐसे ए या बी दिखाएगा और बराबर में ऐसे लिखा हुआ है, ए बराबर में कोई भी एक मैट्रिक्स लिख दी, ठीक है। और एक को लिख देता हूं, चलो ठीक है। अब आपसे इसके अंदर पहला क्वेश्चन पूछा जाता है जो पेपर में आएगा, लिखिए पहला पॉइंट आपको, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड द ऑर्डर
ऑफ मैट्रिक्स। दूसरा क्वेश्चन आपके पास आएगा, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको इंग्लिश बिल्कुल भी समझ नहीं आती, फाइंड का मतलब ही नहीं पता? ऐसा तो कोई नहीं बैठा शुद्ध हिंदी वाला? देखो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हम तो उसी नक्शे कदम पे चलेंगे। पहले ये दोनों करो, फिर आपको और अच्छी चीजें सिखाते हैं इसके अंदर जो काम की है। आज प्रदीप सर छुट्टी पे हैं, 1 घंटा लेक्चर ले लेता हूँ मैं, 1 घंटे के लगा देंगे, या विराम सर की 2 लगा देंगे, एक हरियाणा जी की भी। करें? पहला आंसर आ गया सभी का। फाइंड द ऑर्डर। ऑर्डर मतलब सबसे पहले क्या लिखेंगे? रो, फिर क्या लिखते हैं? कॉलम। आपके ऑप्शन दोनों मिलेंगे लिखे हुए, जैसे आपको लिखेंगे 3 into 3, 3 into 4, 4 into 3, और इस तरीके से आपको दे देगा 4 into 4 इस तरीके से। तो जिसकी आंखें ठीक हैं वो तो देखो ये वाला कैंसिल कर देगा और ये वाला कैंसिल ही कर देगा, क्योंकि देखो बराबर तो है नहीं, इसमें 1 2 3 4 है, उसमें 1 2 3 है, ये तो गए दोनों। अब बच गए 4 into 3 या 3 into 4। ये क्वेश्चन भी इतना आसान है, ये भी गलत कर रहा है जिसने कोचिंग ना ली हो, जिसने चैप्टर पढ़ाई ना हो, उसके लिए तो फिर सब बराबर है, घोड़े गधे भैंस, है ना। तो अब देखो सबसे पहले आपको बताया था ऑर्डर के अंदर पहले क्या आती है? रो, फिर क्या आती है? कॉलम। कैसे याद कर लो? आरसी। आपके शहर में कोई आरसी रेस्टोरेंट है, ऐसे याद कर लो, चाहे रीचा याद कर लो, चाहे जो तुम्हारा दिल करे वो याद कर लो, ठीक है, आरसी। अब बात करें आरसी में, पहले रो देखो कितनी है। रो कौन सी होती है? जो ऐसे जा रही है, हाँ, तो ऐसे आ रही है 1 2 3 4। रो कितनी हो गई? 4। कॉलम कितने हो गए? 3। आंसर आ गया 4 into 3, और 4 into 3 करते 4 into 3 कितना होता है? 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 12। इसके अंदर आपसे पूछेगा एलिमेंट्स कितने हैं तो 12 आ गया, और आपसे ऑर्डर पूछेगा तो 4 into 3 आ गया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तो कर लोगे, जनरल नॉलेज की चीजें कर लिया मैडम। चलो अब देखो इसके अंदर जो मेन काम की चीज है वो क्या है, जहां से चैप्टर आपका स्टार्ट होता है। अब आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से देखना। एलिमेंट्स को जो लिखने का तरीका होता है वो ए से लिखते हैं। पहले आता है रो और फिर आता है, हमेशा पहले आता है रो फिर आता है कॉलम। अगर मैं आपसे पूछूं A11, A11 का मतलब आपके पास क्या होगा? मतलब रो कौन सी होगी? पहली, और कॉलम भी कौन सा होगा? पहला। पहली रो में पहले कॉलम का एलिमेंट कौन सा है? तो आपका आंसर आएगा पहली रो पकड़नी है और पहला ही कॉलम। तो जो लाइनें देखो, ये रो 1 है, मैं समझाता हूँ, रो 2 है, ये रो 3 है, ध्यान से समझ लेना, यही गड़बड़ होती है जो होती है, ठीक है। ये रो पहली में आप चलने लग गए, उसने बोला कॉलम पहला, कॉलम पहला ये है, तो ये दोनों जहां पर कटेंगी इसका मतलब वहां पे जो एलिमेंट है वही इसका आंसर होगा। तो आपका आंसर आ गया, मैंने लिखा A32 नीरज, हाँ 0 तेरा सिर। तीसरी रो, पहली दूसरी तीसरी, तीसरी रो में पहला या दूसरा? दूसरा है ना, तो आंसर कितना आ गया? 8 आया समझ में। अब अगला लिखो A34, नीरज, हाँ, अगर इसमें फोर्थ निकालेगा तो निकालेगा कैसे? कॉलम ही नहीं है, समझ में आई। तो ये चीज मत कर देना, बच्चा लिखेगा यार कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, इसको ऐसे घुमा के लिख देते हैं घुमाना नहीं है, खुद ही घूम जाओगे। तो ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? नल है ही नहीं, समझ में आया? कैन नॉट बी डिफाइंड, तो आप इसको ऐसे ही क्लोज कर दो। समझ में आया नीरज? अब अगला अगर आपसे पूछे A43 तो आंसर नीरज, हाँ ये 7 लकी 7, ठीक है। चौथी रो तीसरा कॉलम, समझ में आया? इसी तरीके से A33 पूछ ले, हाँ भी A33 और किसी को डाउट? मंगल आ रहा है समझ में? कुछ मेमोरीज आ रही है वापस? हाँ शाबाश, और मेमोरीज भी आ रही है तेरी तो यार, है ना। कब से शुरुआत हो रही है? मैं फोन करूं? अपन ने आज से किसी को फोन किया पूरी गाड़ी में? कोई इंक्वायरी रजिस्टर ही नहीं लगाया हमने। कोई बच्चा आया उसका नाम नोट करके उसका मोबाइल नंबर लिख के वापस कॉल नहीं करा कभी किसी को, तो आज वो क्लासेस स्टार्ट हो गई है, बंदा ही नहीं उठता है। फीस स्लिप तो कहीं की पड़ी है, ये मिटा दो ना, कोई दिक्कत नहीं। नंबर तो तेरे पास भी है, के ब्लैक लिस्ट में
कम हो माया, ध्यान रखा कर, कुछ नहीं पड़ा। चलो एक और लिखो क्वेश्चन। a इक्वल टू 1 5 माइनस 5 2 4 7 2 4 3 लिख लो, चाहे वो तो कोई दिक्कत नहीं। 0 7 माइनस 3 कुछ भी लिख लो, आपकी मर्जी है। तो मैं वैसे ही स्टेटमेंट जो प्रॉपर एनसीईआरटी की थी वो लिखने की कोशिश कर रहा था। 3 माइनस 5 2 7 8 9 11 12 13 कुछ भी आपका दिल करे वो लिखना। जो आपको नोट्स की कॉपी देंगे ना उसमें सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। आपको मतलब पेपर में हो सकता है वही क्वेश्चन मिल जाए, आंसर याद भी कर लोगे तो भी काम चल जाता है। आते ही एनसीईआरटी में। हाँ तो फिर वही करो ना, लेकिन मुश्किल वाली कोई कहानी है नहीं, क्यों रजत? हाँ तो आएगा एडजॉइंट तो बहुत ही आसान है। अब देखो ये आ गया, इसका वाला ये a है और ये b है, तो a के एलिमेंट a11 इसके b12 13 ऐसे आ जाएंगे। आपसे पेपर में पूछा गया a23 प्लस b32 किसके बराबर होगा? सिंपल सी बात है, जिसको नॉलेज होगी वो कर देगा, जिस वरना बैठा रहेगा। क्वेश्चन बहुत आसान है। a23 दूसरी रो तीसरा कॉलम, आंसर 3, दूसरी रो तीसरा कॉलम 3 प्लस में b32 3 2 तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, कितना आया? 12 12 और 3 16 कौन कह रहा था पीछे ये? हाँ क्यों 12 और 3 में गलती करी के वहां गलती करी जोड़ने में? अच्छा वो तो पता ही है, फिर 12 4 थोड़ा होता है। समझना, इतनी सी गलतियां हैं, आपको ये मिलते जुलते आंसर देगा। जो इसके आसपास जो बच्चा गलती कर सकता है, जैसे आपने 2 3 लिया तो आपको यहाँ पे 3 2 दे सकता है। 9 दिया क्या? माइनस कहाँ पे विंडो खड़ा ही है बेटा, विंडो खड़ा ही है, नंबर पे आ गया, विंडो खड़ा तो हो जाएगा, 2 नंबर पे आ गया। आएगा के जो तेरी सोच है ना जाने को पता है यार, पहला ऑप्शन देगा ये में, ताकि बिट्टू फटाफट ये लगा बोले यार 2 नंबर पक्के हो गए। हाँ ऐसे ही मेरे से हो तो चौथा उसको देव साथ तो पता नहीं क्या अरे कर लोगे बाकी भी, मैंने यार जल्दी जल्दी मिटा दिए, नहीं तो क्वेश्चन तो इसमें कई थे। जैसे मान लो ऐसे दे देगा ये 3 2 प्लस 2 3, ये 2 2 प्लस b2 कुछ भी दे सकता है, एनीथिंग। नेक्स्ट लिखो 3x प्लस 7। पेपर में डिटो ये क्वेश्चन आया हुआ है तो ध्यान से कर लेना। y प्लस 1 2 माइनस 3x तो मैं एक बात बताऊं, जैसे ही क्वेश्चन पेपर में आया, मैंने अगर कोचिंग नहीं भी ली हुई थी ना, जिसका मैथ का बेसिक लेवल थोड़ा सा भी ठीक है ना, वो बच्चा इस क्वेश्चन को आराम से कर सकता था। उसको पेपर मतलब कंसेप्ट क्लियर करने की जरूरत नहीं थी, कोचिंग लेने की जरूरत नहीं थी। अगर आपके ये क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है फाइंड x एंड y, तो अगर आपने कोचिंग नहीं भी ली तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, मुश्किल वाली कोई कहानी नहीं है। बेसिक मैथ आना चाहिए बस, कि कोई जरूर ले जाना भी नहीं आता, प्लस माइनस का भी नहीं पता कहाँ कौन सी चीज जाके घूमेगी, प्लस होगी गुणा होगी भाग, वहां गड़बड़ है। साहब नहीं नहीं ऐसे तो गड़बड़ ना करो आप, या तो मैंने स्टेटमेंट गलती की हो या काम से गलत है। हो गए इसके लिए तेरे तो लगेंगे। गुड़िया फर्स्ट लंच My x की वैल्यू -2/3। हाँ y की 7। वेरी गुड। देखो बच्चों सभी देखो बच्चों,
मेरे पास देखो x यहाँ पर निकालना है मुझे। x देखो कहां पर है, एक पकड़ लो कोई भी, ये 3x प्लस 7 है और ये यहाँ पे इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या कहते हैं, ये बराबर है, तो आप जहां पर ये चीज लिखी हुई है 3x प्लस 7 बराबर क्या लिखोगे 5, पता है, यहां तो लिख लोगे। अब इंटू देख 3x प्लस में 7 था, मुझे x चाहिए, बाकी सारे डाटा फालतू है मेरे लिए, मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया, ये फालतू था मेरे पास, मुझे x पे ध्यान देना, बाकी चीज को इधर उधर भगाना। तो अगर इधर प्लस की है, मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करता हूं, मतलब बराबर के इधर ले जाऊं तो इधर ले जाऊं, तो प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। ये प्लस 7 था, उधर जाकर के माइनस है, इधर हो गया, ये प्लस था उधर जाके माइनस। अब 5 में से 7 गए तो होता है, लेकिन जो बड़ी संख्या के पास साइन होता है आंसर में हमेशा वही साइन आता है। 5 और 7 दोनों साइन अलग अलग हैं, दोनों साइन अलग अलग हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, तो अंकों की तो होगी घटा। 5 में से 7 गए 2 या 7 में से 5 गए 2, लेकिन जो साइन आएगा वो कौन सा आएगा, जो बड़ी के पास है, बड़ी के पास माइनस, तो यहाँ पर आ गया माइनस, और यहाँ पे क्या रहेगा 3x का 3x। अब हमें चाहिए सिर्फ x, हमें ये पसंद ही नहीं इसके साथ कोई घूमे, तो हमारे पास यहाँ पे -2 है और x को अकेला छोड़ना है, तो इसके साथ में खुद 3 था ना, जो ये क्या है गुणा में, किसमें होता है, जब कोई चीज ऐसी इकट्ठी लेके जाती है तो इसका गुणा में, अगर उधर लेके जाएंगे तो भाग में आ जाएगा, मतलब बटे में आ जाएगा, तो आंसर आ गया x की वैल्यू -2/3। अरे समझ में आ रही है, चलो y की आ जाएगी किसी तरीके से, y कोई भी पकड़ लो आपका दिल करे, मेरा दिल इस पे जा रहा था मैंने इसको पकड़ लिया, y + 1 बराबर में 8। अब मुझे अच्छे से पता है कि +1 मेरे पास फालतू है, अगर मैं राइट साइड में ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो 8 में से 1 गया, प्लस का 7 ना कि माइनस का 7। किस किस का गलत था बताना एक बार, हाथ ऊपर करना, 1 2 3, बाकी सारे ले पूनम इंटेलिजेंट होगी। हाँ अरे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तुम पेपर में जाओगे तुम कहोगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन, इतने आसान चीजें आती होती है पेपर में, हम गलत कर रहे हैं। एक बच्चे ने, आप पता नहीं बच्चे ने या टीचर ने, किसी ने यूट्यूब पे सुबह हमने देखा, बिना मैथ साइंस और कंप्यूटर के लिए सिलेक्शन, बिना मैथ साइंस कंप्यूटर के लिए सिलेक्शन, मेरे को नहीं लगता हो सकता, इसके बिना हो ही नहीं सकता। अगर आप साइंस सोचोगे ना भी मेरी दिल्ली है, मैंने पढ़ी नहीं थी, ये है वो है, 10 क्वेश्चन पूछ जाओ सीधा छोड़ दो, और लोग 90 में से पेपर देने जाएंगे, तुम्हारे पेपर ही 70 का हो रहा है, ये सोच, क्योंकि 10 तुम्हारे गए किसके, रीजनिंग तो चलो फिर भी धक्का मारे हो जाती है, एक ही दिन की है, 5-7 चैप्टर 10 चैप्टर जो भी आते हैं वही दिन में आपका पास हो। मैथ नहीं टपता, क्योंकि मैथ में क्या नहीं टपता, मैथ में यही नहीं टपता तुमसे, तो आगे क्या टपाओगे, अभी आंसर -7 निकाल के बैठे हो, क्या उम्मीद करूं मैट्रिक्स कराने की, ये तो अभी मैट्रिक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो फिर आपके फाड़ फाड़ के देखोगे क्या बनी हमारे साथ, करवाऊंगा वो भी बहुत आसान तरीके से, समझ में भी आ जाएगी सारी चीज, लेकिन करने का खुद तो बेसिक आना चाहिए। अब इसमें प्लस माइनस भी सिखानी पड़ रही है, बता फीस डबल लगेगी कल से, जिसके आंसर नहीं आएंगे डबल फीस दूंगा, क्यों 2 बार समझानी पड़ेगी, डबल टाइम लगेगा, डबल माइंड लगेगा, क्यों नहीं रह अरे यार डराऊंगा तभी तो पैसा दोगे, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहते हैं नहीं नहीं तुम 2 घंटे पहले ले आते तो शायद मैं कुछ कर पाता, फिर बंदा कहता है जी 50,000 फालतू ले लो कुछ कर दो, फिर डॉक्टर कहता है ना 50 में तो नहीं 2 लाख लगेंगे, बाहर से डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, तो वो वाली कहानी है, एक बार तो डराना पड़ता है। और कई बार डराने में उल्टा भी हो जाता है, वो कहेगा ना जी दूसरे डॉक्टर सही फिर गड़बड़ हो जाती है, फिर सोचता है थोड़े ज्यादा मांग लिए, थोड़े में ही तसल्ली रख लेता हूँ, बूढ़ी भी नहीं है आज तो, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, इसका आंसर बताएगा विंडो। आपको कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए यार, माइंड और जब सब है ना वो बोर्ड पे रहना चाहिए, नोट नाट के चक्कर में मत रहो तुम, तो आंसर यही निकालो, बता दे फिर तेरा x y z तीनों ही बताना है, x + y का तो 8 आएगा, x + y की वैल्यू कितनी आएगी 6, अच्छा 5 + z है ना सर, इसी की 10 आएगी, 10 है
5 प्लस जेड बराबर 5 लिखेगा। मैं एक बार लिखवा रहा हूँ इक्वेशन को सिर्फ। उसके बाद जी एक्स वाई इसकी 8 है ये। दोनों एक्स की जगह उतरना पड़ा जी। x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे 6 दे रखी है, 2 की पावर 2 दे रखा है, 5 प्लस जेड बराबर में 5 दे रखा है, और x वाई की वैल्यू दे रखी है आपको 8, और कुछ भी दिया होगा इसमें? ना बस ये दिया। x बराबर 4 सर, और y बराबर इसमें ऑप्शन दिए आएंगे आपको, y बराबर 2, कुछ भी आ सकता है, वो तो आपकी मर्जी है। तो उसकी अगर इतनी आएगी तो उसकी आवाज आएगी, बस ये बात है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है सॉल्व करने? ये तो सिखानी पड़ेगी, बहुत मत्था का भाई है उसमें भी। ये कर लिया यहाँ तक। अब देखो, अगर मैं यहाँ से जेड की वैल्यू निकालता हूँ, यार जेड की वैल्यू कितनी है? ये 5, ये प्लस का था, इधर जाके ये माइनस करोगे, यहाँ पे आंसर कितना आएगा? ये तो हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं बात एक्स प्लस वाई वाले पे। देखो, हमें बोलता है एक्स प्लस वाई की वैल्यू तो 6 है, और एक्स और वाई की वैल्यू कितनी है? 8 है। तो तुम्हें ऑब्वियसली बात है, अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन जो पेपर में आएंगे वो यहाँ पे क्या आएगा? 2 और 4, या फिर 4 और दोनों ही आ सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। अगर आपको इसके अलावा जैसे ऑप्शन मिलते हैं 3 और 3, तो गलत हो जाएगा। 3 और 5 भी मिल सकता है, 1 और 8 भी मिल सकता है, क्योंकि देखो 2 की गुणा 8 करनी है। ठीक है, 1 और 8 भी 8 एकम 8, या 8 एकम 8 ऐसे भी दे सकता है। लेकिन गड़बड़ कहाँ हो गई? इन दोनों का जोड़ कितना हो गया? 9। तो तुम क्या क्वेश्चन सोल्व करोगे? क्वेश्चन सोल्व नहीं करना। वैसे इसका करने का तरीका बता देता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सोल्व कैसे करेंगे, समझ में आ गई? जैसे 3 और 5 है, 3 और 5 आपके पास टोटल कितना होना चाहिए? 6, लेकिन गलत हो गया। इस तरीके से कर लोगे। अब 3 और 3 तो 6 है, लेकिन 3 और 3 की गुणा कितनी होती है? 9। गड़बड़ हो गई। तो आपके पास ऑप्शन बच गए 2, 4 या 4, 2, दोनों ही आंसर आ सकते हैं। आप देखो इसको पेपर में करते कैसे। मान लीजिए आपके पास आ जाता है कोई x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास और कहीं दे रखी है क्या? नहीं दी हुई, ये दी हुई है x प्लस वाई बराबर में 6। तो एक काम कर सकते हैं, जैसे x वाई बराबर में कितना था? 8 था। मैं क्या करूंगा, यहाँ से y की वैल्यू ले ली, ये x की किसी की भी निकाल लो, तो आपने यहाँ लिखी 8 बटे में x, देख सकते हैं y की वैल्यू लिखूंगा 8 बटे में x। अब जहां पर यहाँ पर y है ना, वहां पे वैल्यू कर दूंगा 8 बटे x। अगर यहाँ पे देखो x था और मेरे पास क्या था? y की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ? 8 बटे में x बराबर में। आपको एक बात बताऊं, आप आंसर तो निकाल के खुश हो जाओगे, लेकिन जब समझा लो ना, ये चीज याद रखनी है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काम आएगी। और ये बेसिक चीजें कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है अगर तब काम आती है। अब देखो, ये जो आपके पास वैल्यू है x, इसको आपको खत्म करना होता है। एक्चुअली रूल क्या कहता है? नीचे वाली वैल्यू को हटाना है। हटाने के लिए हमारे पास एक चीज है, जब भी x की इक्वेशन बराबर में आए तो उसी संख्या से गुणा कर दो जो नीचे वैल्यू लिखी होती है। अगर यहाँ पे 3 होता तो पूरी इक्वेशन को किससे गुणा करते हैं? 3 से। x है तो किससे गुणा करेंगे? x से। या फिर दूसरा तरीका होता है, इस संख्या को यहाँ गुणा कर दो, यहाँ गुणा कर दो, यहाँ गुणा कर दो। अगर मैं इसको यहाँ गुणा करता हूँ तो यहाँ बनेगा x की पावर 2 बनेगा। इससे गुणा करूंगा तो x से x कट जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा? 6x। क्लियर हो पॉइंट? मंगल की बात है, इसको मिटा दूं, कोई कहानी नहीं इसकी। अब देखो, अब आपके पास आ गया x स्क्वायर प्लस में 8 माइनस प्लस का बराबर में 6। इस 6x को अगर मैं यहाँ पे ले आऊं, माइनस का 6x प्लस में 8 बराबर में 0, ये होती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? जिसके अंदर इक्वेशन कौन सी होती है? ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में 6। ये एक x स्क्वायर में होगा, एक फिर x रह जाएगा, और एक फिर क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब 3, 4, 5, 2, 8, 12, 15, 17 कोई भी वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इसके जोड़े बनाते हैं। इसके क्या बनाते हैं? और जोड़े कैसे बनाते हैं वो चीज सीखनी है। देखो, जैसे आपका -6 है, इसके 2 जोड़े बनते हैं। एक तो बनता है प्लस माइनस में, और दूसरा बनता है गुणा। कैसा बनता है? एक तो प्लस माइनस और दूसरा गुणा। प्लस माइनस वाला जो बनेगा वो x की फॉर्म में होगा। कैसे? जिससे -6x है, -6x के मैं टुकड़े करूं, -1x माइनस का 5x लिख सकता हूं। अगर इनका टोटल करूंगा तो लास्ट में कितना आएगा? -6। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, -2x माइनस का 4x,
तो आंसर कितना आएगा माइनस का 6x। समझ में आया? तो माइनस 6x के आपने क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए, माइनस 2x और 4x और ये भी करके देखिए। और मैं इसके एक टुकड़ा और करता हूँ, माइनस 3x माइनस का 3x। बाकी टुकड़े तो वापस घूम फिर के यही आ जाएंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ 4 लिखूं तो यहाँ पे 2 वही आ जाएगा, यहाँ 5 लिखो तो यहाँ पे 1। अब हमें क्या करना होता है, देखो टुकड़े करने के बाद आपका वैल्यू वही बननी चाहिए जो थी माइनस में, तो आंसर किस में रहना चाहिए, माइनस में, तो माइनस में आएगा इन सबसे आंसर। अब देखो क्या करता है, एक जोड़ा तो मैंने बताया था प्लस माइनस में, दूसरा किसमें, गुणा। गुणा हमेशा किसकी करते हैं, उसके कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट समझते हो, एक्स वाई के आगे जो वैल्यू लिखी होती है उसकी क्या करते हैं, गुणा। अगर बच्चों मैं यहां से -1 उठाऊं तो यहां से क्या उठाऊंगा, माइनस का 5। अगर मैं -1 -5 की गुणा करता हूं तो आंसर कितना आता है, और अगर मैं यहां से उठाऊं तो कितना उठाऊंगा, और यहां से उठाऊं तो -4। वैल्यू कितनी आएगी, समझ में आया, -3 आंसर लायकों 6। -3 की गुणा प्लस का 9। समझा? तो आपके पास यही तो यहाँ पर आपके पास क्या है, प्लस का 8 से क्या चाहिए, मतलब उल्टा नहीं कर सकते, जैसे -4 और इधर -2x, -4x और -2x लिख सकते वही आएगा आंसर से, हम अभी करेंगे देखते हैं। समझा? लेकिन हमारे को गुणा में इनकी गुणा करने के बाद जो आंसर आ रहा है हमें कौन सा चाहिए, जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ये +8 से, ये +8 किससे आ रहा है, इससे। तो बाकी दोनों टुकड़े क्या है, वेस्ट हैं। एक बार नोट करना है कर लो, लेकिन काम के ये वाले हैं, ये समझ लें, कर लो एक बार नोट कि आपको जो टुकड़े करने हैं वो -6x के करने हैं यहाँ पर, लेकिन जो वैल्यू आपको चाहिए वो क्या चाहिए, प्लस का 8 हमें यहाँ से चकने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको पूरा फुल डीप में करेंगे आने वाले टाइम में। कर दें यहां तक सब क्लियर। अब देखो इसका मतलब क्या था, सबसे पहले तुम्हारे पास आ गई इक्वेशन, आ गई यहां तक। अब हमें यहां पर इस तरह से लिखना होता है x²। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे तो शॉर्टकट बताऊंगा, आराम से एक एक क्वेश्चन का आंसर सेकंड में आ जाएगा। x²। अब देखो इस -6x के टुकड़े, जैसे आपने यहाँ पे -2x -4x लिखा, आप लिखने को यहाँ पे -4x पहले लिख सकते हो, बाद में -2x भी लिख सकते हो। समझ में आई नहीं रही बात, एक ही है। और यहाँ पे आंसर क्या है, -4 -2 की गुणा करेगा प्लस का 8, ये बनना चाहिए। इनकी कोफिशिएंट की गुणा करें तो आंसर ये बनना चाहिए, बराबर में 0। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो रूल क्या आता है कि यहाँ पे जोड़े बनाने हैं, ये दो हैं, इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, इसके पास x है तो इसके पास क्या x है, बिल्कुल है, तो मैं यहाँ से क्या कॉमन लूंगा, x। अगर मैं 1x कॉमन लूंगा तो इसके बाद 2x थे, 1x बच जाएगा, और यहाँ से 1x कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, -4। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, 2 और 8 में, 8 के अंदर 2 कहीं ना कहीं होता है, 2 गुना में 4, तो यहाँ पे इसके पास -2 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे इसका क्या बचेगा, x। और अगर यहाँ से कॉमन लेता हूं, देखो हमने बाहर -2 कॉमन लिया, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग करना। अगर मैं +8 को -2 से भाग करूंगा तो आंसर क्या आएगा, -4, और यहाँ पे बराबर में 0। एक चीज देखो, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे आपने लिखा 3x, यहाँ पे लिखा आपने 12, तो आपको कॉमन लेना है, तो 3 आपने कॉमन लिया, इसका मतलब पता है क्या होता है, इस पूरी संख्या को 3 से भाग करना। अगर मैं 3x बटे में 3 जो बाहर लिया उसको यहाँ लिखते हैं बटे में, 3 से 3 करूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, x। और यहाँ पे प्लस का 12 है, 12 में 3 कॉमन लिया तो 3 से क्या करना है, भाग, 3 चौक 12, यहाँ पे लिख दिया 4। अगर यहाँ प्लस क्या तो यहाँ पे प्लस आया है, और माइनस होता तो यहाँ पे माइनस। कब, जब यहाँ पे साइन क्या है, सेम। अगर मैं यहाँ पे -3 लेता, क्या लेता, -3, तो यहाँ पे देखो मेरे पास 3 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, -3, तो मेरे पास यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, और लेकिन मैं कॉमन क्या ले रहा हूँ, -3। 3 से 3 तो कट गया, लेकिन साइन बच गया ना किसका, माइनस का, तो यहाँ पे आपके पास माइनस का।
और यहाँ पे +12 है, +12 को किससे भाग दे रहे हो? माइनस से। 3 एकम 3, 3 चौक 12, एक साइन प्लस का एक माइनस का, दोनों साइन अलग अलग होते हैं, आंसर किसमें आता है? मैंने धक्के से कॉमन लिया माइनस, वैसे ही समझाने में, समझ में आया? तो आपको पंगे धक्के से नहीं लेने। अगर यहाँ पे आपको जो भी अंक बाहर दिया होता है ना वही लेना। -2 दिया तो -2 लिखोगे, +2 दिया तो माइनस नहीं गड़बड़ होगी सर। अब तो नहीं होगी। देखो x-4 इसके पास भी है और x-4 इसके पास भी, दोनों में कॉमन है तो एक बार लिख सकते हैं। फिर देखो यहाँ पे x है, x आ गया, और यहाँ पे माइनस बराबर में 0। अब रूल कहता है कि किन्हीं भी दो संख्याओं की गुणा 0 कब होती है? किन्हीं दो संख्याओं की गुणा 0 कब हो सकती है? जब उनमें से एक वैल्यू क्या हो? 0। अगर हम 0 से किसी संख्या को गुणा करते हैं तभी 0 बनती है। तो रूल कहता है इन दोनों की गुणा अगर 0 के बराबर है तो इसका या तो ये 0 है या ये 0 है। अगर मैं x-4 को 0 के बराबर रखता हूं तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। और x-2 को 0 के बराबर रखता हूं तो x की वैल्यू कितनी आ गई? समझ में आई? तो इस तरीके से आपके पास दो वैल्यू निकल जाएंगी, 4 और 2। भैया आपका आंसर था। पेपर में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ऑप्शन देखो। चलो आपके पास वहां पे कॉपी नहीं बनवाने जाता, वो आपसे गिट माप के नंबर नहीं देगा हरियाणा बोर्ड की तरह, समझ रहे हो? आपको उन आंसर से मतलब है, कैसे निकाला वो आप जानते हो, चाहे पड़ोसी से पूछ के लगा दो। कई बच्चे इस बात को डिले में ले जाते हैं, कैसे? जो भी मैंने बात बताई, मैंने बोला पेपर में ऑप्शन देख के आंसर लगा सकते हो, तो बच्चे सोचेंगे लगा ही सकते हो तो ये सारा नोट क्यों करना। यही चीजें काम आती जी, या के काम आएंगी पूरे चैप्टर्स में, हर एक में। अलजेब्रा में यही काम आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री में यही काम आएंगे इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में खुद ये काम आएंगे, ठीक है? तो इसके बिना तो जिंदगी नहीं है। मिटा दिया जाए पूनम? नेक्स्ट आता है अपने पास एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का जोड़, एडिशन। जैसे इसमें x की वैल्यू 4 आई थी, हाँ, तो इसमें z बराबर 0 और y बराबर 2 आएगा। देख अभी मैंने यहाँ पे लिखा था xy बराबर में 8, यही था क्या? अगर मैंने x बराबर y लिखा तो अगर मैं x भी तो लिख सकता हूँ 8 बटा में y। अब मैं अगली बार x की वैल्यू पुट करूंगा तो आंसर किसकी फॉर्म में आएगा? y की फॉर्म में। समझ में? अगर x की वैल्यू अपने पास 4 और 2 आ रही है तो इसका मतलब y भी अपने पास 4 और 2 है, क्योंकि मैंने इस बार x निकाल लूंगा, पिछली बार मैंने y निकाला था। बात एक ही है, x निकाल चाहे y निकाल, वैल्यू इन दोनों की 4 और 2 ही रहेगी। अगर उसकी 4 है तो उसकी 2 है, ये चीज होती है। बहुत कमजोर है एडिशन ऑफ एड मैट्रिक्स का। आपके पास एग्जांपल लिखिए, जैसे आपके पास a आया लिखा हुआ 2 3 4 5, b आपके पास लिखा आया 5 7 9 माइनस का 8। आपको बोला a और b मैट्रिक्स दी गई है, आपको क्या करना है? a प्लस b बताना है किसके बराबर होगा। जल्दी से आंसर बताइए। जितना भी आगे आ जाएगा कर लोगे। a प्लस बी, इसमें ये जुड़ेगा 2 और 5 7, 3 और 7 4 और 9, 5 में से 8 गए, समझ गए? इसी तरीके से आपके साथ a माइनस का b, 2 में से 5 गए -3, 3 में से 7 गए -4, 4 में से 9 गए -5, 5 में से -8 गए। ये सब समझ में आया? क्योंकि हमने घटाना था, कितना घटाना था? 5 में से -8, 5 में से घटाने का नाम का माइनस, और उसको -8 पहले से दहेज में लेके आया, लेके आया ना, तो माइनस माइनस तो 5 + 8, यहाँ गलती होती है, ये चीज ध्यान रखिए। कर लोगे? बिठा दें? देखो प्लस माइनस तो वो कर लोगे आप, कोई ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, आसानी समझो।
बस ये माइनस वाली गलती मैंने तुम्हें बता दी, जिसको नहीं घटाना आता वो तो देखो गड़बड़ करेगा। क्यों नहीं रद्द करेगा? वो बच्चा, तेरी बात नहीं कर रहा, बोला जिसको घटाना नहीं आता वो गड़बड़ करेगा, है ना? तो ध्यान रखना इन चीजों का। अगला कंसेप्ट आता है अपने पास किसका? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का। लिखो मैट्रिक्स की गुणा, मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स की गुणा। एग्जांपल है आपके पास x की वैल्यू 2 3 4 5, आपसे पूछा गया माइनस का 3x किसके बराबर होगा, तो आपको ऑब्वियस सी बात है x अगर ये दे रखा है -3 से गुणा करने, तो -3 से इसको गुणा करेंगे, माइनस का और माइनस का, क्लियर हुआ? अगर यहाँ पे -3 दे तो -3 से गुणा कर दो, +3 दे तो +3 से गुणा कर दो, कैसी भी वैल्यू दे सकते हैं। ये तो होगी मैट्रिक्स की खुद के साथ मतलब गुणा, आपस में ही दे देगा। लेकिन अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स दे देता है तब देखो डेंजरस काम हो जाता है, ठीक है? एक्चुअली चैप्टर जो होगा ना स्टार्ट वो होगा। अभी तक तो चल रहा था सिर्फ बेसिक चीजें जो आपके पास बिल्कुल हर बच्चा कर भी सकता है। मिटा दें? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में पहला एग्जांपल लिखिए, a की वैल्यू दे रखी है 2 3 4 5, b की वैल्यू लिख रखी है 1 2 3 4, ठीक है? और आपको बोला जैसे a गुणा में b किसके बराबर होगा, a गुणा में b किसके बराबर होगा। अगर करके देखिए, थोड़ा बहुत खुद मत्था मार के देखिए क्या आप कर सकते हैं, कर सकते हैं आप लोग, अगर थोड़ा सा भी अगर ध्यान हो, धुंधला सा। हैं? 2 2 12 छोड़ दो, आ जाओ। a और b की जब गुणा करोगे ऐसी एक मैट्रिक्स बनेगी। सुन लो, a और b की गुणा करोगे कैसी मैट्रिक्स बनेगी। करना क्या होता है देखो ध्यान से, पहले आपके पास ये वाला एलिमेंट लिखना है। क्या लिखना है? पहला एलिमेंट। दूसरे एलिमेंट को क्या नाम देंगे? a1, यहाँ पर क्या लिखेंगे? a21, और यहाँ पर लिखेंगे a, ये बात पता है? a11 मतलब पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। अगर मेरे को इसके आंसर निकालने हैं तो ध्यान से देखना, a11 की जो वैल्यू आएगी वो कैसे आती है देखना ध्यान से। तो पास रेड मार्कर नहीं पड़ा, जल्दी समझ आता है। देखो पहली रो पहला कॉलम है, पहली रो पहला कॉलम, इनकी आपस में गुणा पूरी होगी। कैसे होगी? पहले पहली रो में पहला कॉलम से गुणा करने, तो पहली की गुणा पहले से जब करोगे 2 1 कम, फिर लगाएंगे प्लस, अब कौन बच गया? 3 3 9। समझ में आया? या मैं इसको और तरीके से लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं। देखो 2 की गुणा किससे कर रहे हो? 1 से, प्लस में 3 की गुणा किससे कर रहे हो? 3 से। अगर मैं a22 की बात करूं, या पहले a12 की बात ही कर लेते, a12 मतलब a12 में पहली क्या आएगी? पहले क्या लोगे? रो, और दूसरे का क्या लोगे? समझ में आया? पहली की तो लोगे रो और दूसरे का क्या लोगे? कॉलम। तो अगर मैं यहाँ पे a12 लिखूं, 2 की गुणा किससे करूंगा? 2 से, फिर 3 की गुणा 4 से। समझ में आई? मैंने लिखा a11 मतलब पहले रो लेंगे, दूसरे का कॉलम। पहले रो तो पहला एलिमेंट क्या था? 2, 2 की गुणा पहले किससे करेंगे? 1 से, फिर 3 की गुणा, पहली रो पहला कॉलम, a11 पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। समझ में आया? अगर मैं आपसे पूछूं अब a21 किसके बराबर होगा, तो मंगल आंसर बताएगा। कैसे निकालेंगे भाई? a21 पहले लेंगे 4 एकम 4, फिर 5 3 15, 4 की गुणा 1 से, फिर 5 की गुणा 3 से, फिर a22 इधर फर्स्ट बेंच a22 पहले किसकी गुणा किससे करूं?
दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो कौन सी है इसमें? ये 4 की गुणा पहले किससे? 2 से, शाबाश। फिर 5 की गुणा 4 से, शाबाश। क्लियर हो पॉइंट? करिए नोट डाउन, शाबाश। और इसका आंसर निकालिए जल्दी से। तो ये करिए, नोट डाउन कीजिए। मिटा दें। मेरे पास आंसर कितने आए सभी के, मैच करते रहना। A11 की वैल्यू कितनी आई? 2 एकम 2 प्लस में 3 3 9 9 और 2। इसी तरीके से A21 4 एकम 4 5 3 15। आंसर A12 2 दूनी 4 4 3 12 4 और 12 16। A22 4 दूनी 8 और 5 चौक 20। आंसर। किसी के आंसर में गड़बड़ हुई है तो बता देना भाई। नीरज, चारों सही है? लग तो जाते शक्ल देख। कहाँ गड़बड़ करी? हो गई सर? गड़बड़ नहीं हो गई। अच्छा, हो जाएगा भाई यहाँ तक। चलो एक क्वेश्चन लिखो। A इक्वल टू, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, 2 -1 3 4 5 2 7 4 और C के लिए 2 5 3 8। आपसे पूछा गया सी बी माइनस ए बी, जल्दी से बताइए क्या होगा? सी बी माइनस ए बी। एक चीज ध्यान देनी है, अगर मैंने यहाँ पे सी बी लिखा है तो पहले क्या लिखोगे? सी और फिर क्या लिखोगे? बी। ये नहीं कि पहले बी और सी। ऐसा नहीं है कि 2 गुना 4 8 तो 8 4 गुना 2 8, वो वाला सिस्टम नहीं है। मैट्रिक्स ऐसे आगे पीछे नहीं करनी है। पहले सी है फिर बी है, तो यहाँ पे पहले सी लिखोगे फिर बी लिखोगे। सी आपके पास कितनी है? 2 5 3 8। बी आपके पास कितना है? 5 2 7 4 माइनस का ए बी। ए वैल्यू कितनी है? 2 -1 3 4 और बी में 5 2 7 4। ऐसे करना है आपको। पहले इन दोनों की गुणा, फिर इन दोनों की गुणा और फिर आपस में घटाना है। जल्दी से बताइए कैसे निकलेगा? आंसर बताइए कितना आएगा? बयालीस 24 28
थोड़ा जिसका ये आंसर आ जाए बता दो। चलो देखो एक बारी बोर्ड पे, यहां तक तो क्लियर है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं किसी को? करें फटाफट, नीरज बताता जाएगा आंसर। लिखवा बेटा यहाँ पे क्या आएगा। अगर मैं इन दोनों की गुणा करूं तो आंसर क्या आएगा? देख सबसे पहले इस वाली लाइन की गुणा इस वाले से, 2 पंजे 5 सत्ते 2 पंजे 10 5 सत्ते 35, इनको मन में जोड़ सकता है 10 और 35 को, आंसर 45 कर दिया। पहले इसकी गुणा इससे करी थी, अब इस वाली की गुणा इससे करेंगे। 2 दूनी 4, 5 चौक 4 और 20 24 कर लेगा मन में। फिर इस लाइन की छुट्टी हो गई, अब आ जाए इस पर, 3 पंजे 15 8 सत्ते 56 56 15 71 नहीं आता। अच्छा फिर 3 दूनी 6 8 चौक 32 32 और 6 38 आ गया। फिर माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस लगा। फिर आ जाए इन दोनों पे, 2 पंजे 10 सॉरी 10 लिख दिया, 2 पंजे 10 और माइनस 1 और 7 की गुणा करेगा, माइनस 7 10 में 7 गए 3। क्लियर हो रहा है? तेज चल रहा है? अरे समझ में आ रहा है कि छोटा छोटा करके लिखो एक एक टुकड़ा। देखो इसकी गुणा पहले इससे और इसकी गुणा इससे, 2 पंजे 10 माइनस 1 की 7 से गुणा माइनस 10 में 7 गए 3। फिर इसकी गुणा इससे, 2 दूनी 4 और माइनस 1 माइनस 4 2 दूनी 4 4 में से 4 गया 0, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 0। उसके बाद देखो अब आ जाओ इस लाइन पे, 3 पंजे 15 4 7 28 28 15 43, यहाँ पे लिखोगे 43। अब 3 दूनी 6 4 चौक 16, 3 दूनी 6 4 चौक 16, आंसर कितना आया 22। अब 45 में से 3 घटाओगे 42 आएगा, वो देखो आंसर। 45 में से 3 घटाए 42, 24 में से 0 घटाए 24, 71 में से 43 घटाओगे वही आएगा 28 और 38 में से 22 घटाओगे आंसर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आराम से बाद में क्लियर कर लेना, ठीक है। जब तक आप 2-4 क्वेश्चन में खुद नहीं करोगे प्रैक्टिस गुणा में, तब तक ये दिक्कत आएगी आपको गुणा में। गुणा